नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए लेकिन शुरुआत करते हैं। इस वक्त मार्केट में जबरदस्त एक्शन है और तेज गिरावट आ गई है नॉन एग्री कमोडिटीज में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, मेटल में भारी बिकवाली का माहौल बना हुआ है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2000 रुपए तक सस्ता हो गया है। गोल्ड में 300 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है। कच्चा तेल 2% नीचे है। मेटल कीमतों में चौतरफा बिकवाली का माहौल बना है। कॉपर 2.5%, जिंक 2% से ज्यादा टूट गए हैं। निकल में करीब 0.25% की कमजोरी है। एल्युमिनियम भी 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जबरदस्त गिरावट। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस पर बातचीत करने के लिए है। हमारे साथ हैं नितिन खंडेलवाल, पूर्व चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, योगेश सिंघल हैं चेयरमैन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नितिन खंडेलवाल जी आपसे गोल्ड और सिल्वर को लेकर होगा। ऐसा क्यों हुआ कि ये तेजी टिक नहीं पाई और मार्केट धड़ाम हो गया? अच्छा लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। बीरेन जी आप बताएं सर, आज जो ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटी में गिरावट आई है, बड़ी गिरावट, इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? मेनली तो चाइना फैक्टर है और डिजिटल करेंसी में जो सेल ऑफ है वो मेन ड्राइवर है। सभी रिस्क ऑन एसेट जिसको बोलेंगे, चाहे डिजिटल करेंसी हो, मेटल्स हो, क्रूड हो, बुलियन हो, सभी में सेल ऑफ। और भी शायद ये शुरुआत हुई थी, चाइना रेगुलेटर्स ने जो वार्निंग दी कि ये जो तेजी है वो ज़्यादा कुछ हो रही है और हम जानते हैं कि मार्केट को कैसे इंटरवेन करे, कैसे कंट्रोल करे। तो उसके बाद ये गिरावट आई है और 2 दिन से जो बिटकॉइन में तेज गिरावट है उसके हिसाब से भी मार्जिन कॉल्स काफ़ी ट्रिगर होंगे। ये देखते हुए अभी भी शायद 2-3 दिन स्पेशली सिल्वर और एल्यूमिनियम और जिंक, ये 3 अभी भी काफ़ी वल्नरेबल लग रहे हैं मुझे। अच्छा ठीक है। भाविक पटेल जी आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्यों मार्केट अचानक धड़ाम हो गया नॉन एग्री का? देखिए, जैसे बीरेन जी ने बताया कि एक्चुअली अगर मार्केट देखे 2-3 दिन से पहले भी तो काफ़ी ओवरहीट हो चुका था। बहुत सारे बेस मेटल्स थे, प्रेशियस मेटल्स थे, काफ़ी ऊपर चल रहे थे और उसके बाद जो चाइना ने बोला कि मार्जिन बढ़ाएंगे, वो लोग कंट्रोल करेंगे प्राइसेस को, तो वहाँ से अगर देखें तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले और आज अगर देखें तो थोड़ा बहुत जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी थोड़ी रिकवरी आना शुरू हो गई है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से वो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। आई थिंक ये ओवरड्यू भी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर देखें लास्ट 1 महीने से देखें तो नॉन स्टॉप ऊपर ही चल रहा था। तो आई थिंक ये हेल्दी है। अगर आगे भी प्रेशियस मेटल और बेस मेटल्स को ऊपर जाना है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा एटलीस्ट 1-2 दिन और ये सेल ऑफ है वो चलता रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन और सेल ऑफ यानी बिकवाली चलती रहेगी। ठीक है नितिन जी आप बताएं सर, गोल्ड और सिल्वर की जो गिरावट है, क्या ये इसको तात्कालिक गिरावट माना जाए या आपको लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा दम नहीं है और इसीलिए तेजी टिक नहीं पा रही है? क्या मानते हैं आप? देखिए, मार्केट तो 70-80% बंद ही चल रहा है हिंदुस्तान का, लेकिन अभी देखा है कि जिस हिसाब से इसका मोमेंटम था तो डिमांड इंक्वायरी शुरू हो गई अक्षय तृतीया और उसके पहले जो गुड़ी पाड़वा गया, लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है, उसमें डिपॉजिट की है और उसके अंदर काफी कुछ बिजनेस। और ये 2 रीजन जो है चाइना का, अगर ये इसमें मार्जिन बढ़ाते हैं तो एक बार लोगों की घबराहट उसके अंदर आती है, तो उसके चलते मार्केट थोड़ा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करके उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस गिरावट पर
बाइंग करके चल सकते हैं, एक बाइंग के मौके के तौर पर इस गिरावट को देखना चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं। योगेश सिंघल साहब, आप बताइए सर, क्या गोल्ड में अभी आपको तेजी दिख रही है या आपको लगता है कि मार्केट इसी तरह ऊपर नीचे होता रहेगा? जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी आपके चैनल पे बताया था कि मुझे 50,000 रुपए से ऊपर अभी कोई ऐसा कारण जो है ना नहीं नजर आ रहा है कि सोना 60,000 की या 55,000 की तरफ दौड़े, क्योंकि अभी ऊपर इन्वेस्टर पिछले लॉकडाउन में आपने देखा होगा बाजार बंद था, जैसे अभी बंद है वैसे पहले भी बंद था, और फिजिकल डिमांड आ रही थी, इन्वेस्टर की डिमांड आ रही थी। अभी इन्वेस्टर सारा 50,000 के ऊपर में फंसा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 50,000 के ऊपर भाव नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 50,000 के ऊपर भाव जाने की फिलहाल आपको संभावना नहीं दिख रही है, और लेकिन नितिन जी कह रहे हैं कि इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए। तो नितिन जी, अब आप बताइए कि दो अलग अलग राय है, इसको जो आप कह रहे हैं और जो योगेश सिंघल साहब कह रहे हैं, क्या इसको दो अलग अलग राय माना जाए, या सर क्योंकि बाइंग है वो बताने में भले अलग अलग दिख रहे हों, लेकिन टारगेट अलग, मतलब जो आप जो कह रहे हैं कि गिरावट पर बाइंग करें, तो किस टारगेट के लिए कह रहे हैं आप? देखो, अभी 1,000-1,500 रुपए भी बढ़ता है तो जिनको फिजिकल बाय करना है हम तो उसकी ज्यादा बात करते हैं। अभी 48 के आसपास मिल रहा है तो ये बाय करते हैं तो 49-500 हो रहा है। और क्या है कि थर्ड वेव की जो बात चल रही है उसकी वजह से हमारे काफी ग्राहकों ने जो दिवाली बाद भी जो मैरिजेस है उसकी बाइंग स्टार्ट कर दिया है। दो रीजन है, एक तो रेट कम हो गए और दूसरा फिर उनको पता नहीं कब फिर से लॉकडाउन आ जाएगा। अच्छा, ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि लंबी प्लानिंग यहाँ पे चल रही है बाइंग की, और इसीलिए आप कह रहे हैं कि लोग खरीदना अभी लोगों ने शुरू किया है। चलिए, ये तो मार्केट का ताज़ा हाल है कि यहाँ पर जिस तरह का एक्शन है और गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। हमारे सारे एक्सपर्ट ने बताया कि गिरावट क्यों है, आगे क्या होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है, खबर लगातार सुर्खियों में है कि 1 जून से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग ज़रूरी करने का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन उसके बाद ज्वेलर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 जून से हॉलमार्किंग ज्वेलरी की मैंडेटरी करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, कोरोना की वजह से कामकाज धीमी पड़ा है। तो लिहाजा ये संभव नहीं होगा कि देश भर में हॉलमार्किंग 1 जून से अनिवार्य तौर पर शुरू हो जाए, और इसको लेकर के ये डिमांड भी की गई है ज्वेलर्स की तरफ से सरकार से कि इसमें छूट दी जाए और इसकी टाइमिंग और बढ़ाई जाए। तो नितिन जी, आप लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं, आप लगातार सरकार के संपर्क में हैं। अब तो वक्त बहुत कम बचा है सर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है क्या सरकार की तरफ से? 1 जून की डेडलाइन बढ़ रही है क्या? सर, 5 दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी राव साहब दानवे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसी डिपार्टमेंट के लिए कंज्यूमर अफेयर, उनके साथ में 1.5 घंटे से बड़ी मीटिंग करी मैंने। 18 लोगों का डेलीगेशन उनके गांव लेके गया था, और वहां हमने 1.5 घंटे में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसपे डिस्कस नहीं किया। ये तो एक पार्ट है कि पुराना स्टॉक पड़ा है और डेडलाइन कम है, इसके अलावा इस कायदे में बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं, और इतनी विसंगतियां हैं कि आप छोटी सी अगर एक मिस्टेक कर दे तो आपका बिजनेस ही बंद हो जाए। अच्छा, वो मिस्टेक होल मार्किंग के पार्ट से हो या किसी भी पार्ट से हो, ऐसा कहीं इनकम टैक्स और जीएसटी में होता नहीं है कि आप कोई गलती करे और आपको धंधा बंद करना पड़े। उसकी प्रोसेस चलती है, पेनल्टी चलती है, शो कॉज नोटिस आती है। इस डिपार्टमेंट ने कायदा जो बनाया है वो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं होता है। तो जब सरकार के ये ध्यान में आ गया, पूरी बातें उन्होंने देखा, तो हमने उनको एक रिकमेंड किया कि हाई लेवल एक कमेटी बनाई जाए, जिस समय हमने एक्साइज के अंदर करी थी और जिस समय जीएसटी के अंदर सरकार ने बोला कि हमारे साथ बैठ के कायदे को समझा था और बनाया था, और मंत्री जी ने बात मान्य करी है। उन्होंने बोला कि हाई कमांड को हम ये रिपोर्ट भेजते हैं, और इसके ऊपर मुझे लगता है आने वाले 23-24 तारीख तक के सरकार एक सकारात्मक हाई लेवल कमेटी और इसको आगे पोस्टपोन करने की दोनों तैयारी करेंगी, क्योंकि बहुत सारे रीट भी कोर्ट में है, 5 के ऊपर रीट कोर्ट में, और 5-7 लोग रीट डालने की तैयारी में है। हम सभी लोगों को बता रहे कि सरकार पूरा सहकार्य दे रही है, आप रीट मत डालिए। अगर सरकार रीट या पूरे ऑफिसर नहीं सुनते तो फिर आगे के आगे देखे जाएंगे। तो सकारात्मक है, सरकार डेट भी आगे बढ़ने की आशंका है, और साथ साथ में इसमें जो कायदे में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, टोटल नॉन प्रैक्टिकल कई सारी चीजें हैं, उसको सुधार के ये जल्दी से जल्द हॉलमार्क लाने के लिए हम सरकार के साथ मदद करने के लिए तैयार है, और हम चाहते हैं कि हॉलमार्क जल्द से जल्द आए, लेकिन सुधारित रूप में आए। तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए, लेकिन आप चाहते हैं कि 1 जून से ना आए। योगेश सिंघल साहब, आप लोगों की तैयारी हो चुकी है सर? दिल्ली के ज्वेलर तैयार हैं, आपके जो एसोसिएशन के मेंबर हैं सब लोग,
रोल आउट करने के लिए 1 जून से हॉलमार्किंग? देखिए 1 जून से हम सभी लोग तैयार हैं, पूरे देशवासी तैयार हैं, लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो विसंगति, जैसे हमारे नितिन खंडेलवाल जी ने भी बताई, जैसे B2B हम जो सेल करते हैं, ग्राहक को हम सेल B2C बोलते हैं, ग्राहक को अगर हम कंज्यूमर को सेल करते हैं, B2B जो सेल करते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, तो उसमें हॉलमार्क करा के रखना ये जरूरी नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्शन है कि उनकी जिम्मेदारी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर को बेचते ही हैं, वो दुकानदार को माल बेचते हैं, वो B2B माल बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर से मैंने माल ले लिया, मैं होलसेलर हूँ, मैंने रिटेलर को बेच दिया, तो उसमें एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें पेपर वर्क बहुत जाता है। आपने भेज दिया, नहीं सर, इसमें तो बड़ी मछली छोटी मछली वाली बात हो जाएगी ना। मान लीजिए कोई बड़ा प्लेयर है और छोटे प्लेयर को अगर माल दिया और मान लीजिए हॉलमार्क नहीं है, वहां पर कुछ ऊपर नीचे हो गया क्वांटिटी में, क्वालिटी में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वो देखिए, वो मैं बिल दे रहा हूँ, मेरी स्टैंप लगी हुई है और रिटेलर को मालूम है कि मैंने ये फला फर्म से खरीदा है। इसमें क्या विसंगति है कि मान लिया मैंने किसी को 2 किलो माल बेचा है और उसमें 400 पीस है, 400 पीस के बिल बनाने के लिए मेरे को 50 बिल बनाने पड़ेंगे, यानी कि मैं 1 दिन सेल करूंगा और 1 हफ्ते तक मैं उनके बिल बनाऊंगा। इतनी लेंदी प्रोसीजर है जो फॉलो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल अगर उसको हम देखेंगे तो वो फॉलो नहीं हो सकता। बिल क्यों बनाना पड़ेगा सर, ये जरा समझाइए आप। नहीं सिंगल साहब, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं और समझना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी समझना चाहते होंगे। मान लीजिए कि अगर हॉलमार्किंग वहाँ पर भी मैंडेटरी है और आप कह रहे हैं कि आप पक्की बिल देते हैं, मतलब अगर क्वालिटी को लेकर कोई संदेह नहीं है और कोई गड़बड़ नहीं होने की आशंका है, तो फिर ये बिल बनाने में 7 दिन क्यों लग जाएंगे सर? क्या एक ही वक्त में ये बिल नहीं बन सकता है क्या कि हॉलमार्क ज्वेलरी में बेच रहा हूं? कस्टमर रिटेल सेल में और होलसेल की सेल में अंतर है। हम लोग दुकानदारों को माल बेचते हैं, उनका स्टॉक फीड करते हैं। मान लिया किसी ने 250 पीस हमसे खरीद लिए, तो 250 पीस का अभी हम लिखते हैं 2 किलो 544 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट 22 कैरेट, तो उसकी गारंटी तो हमने खोल दी बिल पे। लेकिन अब 2 किलो 544 ग्राम में कितने पीस हैं, उसका पीस का नाम और अलग अलग वेट, यानी कि एक बिल की जगह मेरे को 20 बिल बनाने पड़ेंगे, 25 बिल बनाने पड़ेंगे और मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज का हमें वेट लिखना पड़ेगा। तो ये बिना मतलब का, जिससे प्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए जो है पेपर वर्क, उसी से ही इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाता है। उसका विरोध है, हॉलमार्क का विरोध नहीं है। हॉलमार्क से हमारे ज्वेलरों की छवि सुधरती है। जो थोड़े बहुत ज्वेलर्स हैं, अगर कोई गलत करते भी हैं, तो उनसे भी हमारे को मतलब एक अच्छा मैसेज मिलेगा हॉलमार्क के आने से। तो हमारे को ये ना सोचा जाए कि ज्वेलर जो है ना इसको लागू नहीं करना। आप ये कह रहे हैं, जी ठीक है, मतलब आपने ये क्लियर कर दिया कि बिलिंग का जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जब आप बल्क में देंगे तो अलग अलग ज्वेलरी का ब्यौरा डिटेल लिखना पड़ेगा, हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का। आप कह रहे हैं कि इसमें इसका प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा। खंडेलवाल जी, क्या यही सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है आप लोगों का, या इसके अलावा कुछ और दिक्कत है हॉलमार्क? नहीं सर, इसमें विसंगति यह है सर, विसंगति यह है कि होलसेलर, मैन्युफैक्चरर अगर 10 किलो माल देता है और रिटेलर्स की एंसरेबिलिटी अगर वो हॉलमार्क करके देता है, तो रिटेलर्स कभी जान नहीं पाएंगा कि ये कस्टमर कभी जान नहीं पाएंगा कि किस ज्वेलर से लिया है करके, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप आएगा तीसरे आदमी का, जिसको जानता नहीं है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। तो वो अपने रिटेल आउटलेट के उसकी गारंटी नहीं दे पाएंगा। 10 साल 5 साल के बाद में डाउन दी लाइन आएगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि होलसेलर से लिया है। तो इसके अंदर ट्रांजिट का भी मामला है। इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने बोला कि स्टोर भी नहीं कर सकते, ट्रैवल भी नहीं कर सकते, और फिनिश अनफिनिश की डेफिनेशन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे शोरूम में माल है, दिखाने के लिए आ सकता है, कंसाइनमेंट पे आ सकता है, एग्जीबिशन के लिए आ सकता है, अप्रूवल के लिए आ सकता है। उस पोजीशन में हॉलमार्क हो नहीं सकता है। स्टोन स्टडिंग के लिए भी आता है कि ये ज्वेलरी हमारे पास बन के आती है, माणिक पन्ना मूंगा हमसे मंगाया जाता है कि इसमें सेटिंग के साइज का निकाल के दीजिए, और उसी समय को ऑफिसर आता है तो वो तो अनफिनिश प्रोडक्ट है। और पुराना सोना जो हम लेते हैं कस्टमर से, वो हमारे यहाँ महीनों गिनती 15 दिन पड़ा रहता है। अगर ऑफिसर आता है बोलेगा ये ज्वेलरी बिगर हॉलमार्क की है, तो इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। इसमें सैकड़ों खामियां हैं जो सुधारने के लिए हमने पूरे उपाय भी दिए। सरकार को 50 पेज का हमने एक कंप्लीट उपाय भी दिया इसके अंदर कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। और सरकार बहुत सकारात्मक है, सरकार बिल्कुल ही मना नहीं कर रही है। सिर्फ प्रायोरिटी उनके कोविड की वजह से बहुत दूसरी थी, डिपार्टमेंट के अंदर काफी ज्यादा बंद है उनका डिपार्टमेंट, इसकी वजह से उनको डिले हो रहा है। सरकार सकारात्मक है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सारी चीजों को दूर करेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने भरोसा दिया है कि इसको जल्द से जल्द हम देखेंगे, दूर करेंगे। तो सिंघल साहब, आप एक बात बताएं कि 1 जून की तारीख बहुत दूर नहीं है, अब 10-11 दिन बचे हैं इसमें, तो आप बताइए कि
तो क्या ये मान लिया जाए कि 1 जून से ये पैन इंडिया लेवल पे नहीं लागू हो रहा है? इसको लेकर कोई कम्युनिकेशन, इसको लेकर कोई बातचीत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए BIS की DDG से हमारी बराबर संपर्क है टेलीफोनिक, क्योंकि आजकल पैंडेमिक है तो हम मिल तो सकते ही नहीं है, तो हम बराबर टच में हैं। और उन्होंने बताया कि 20 तारीख को हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और हम 25 तारीख से तकरीबन आप लोगों के साथ में मीटिंग रखेंगे, भले वो जून की मीटिंग होगी। सभी ज्वेलरों को बातचीत करने के बाद ही हम इसको लागू करेंगे। दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो हॉलमार्क सेंटर के ऊपर है कि जिस हॉलमार्क सेंटर ने जिम्मेदारी ली है कि उसके कहने से हमारा दुकान बंद हो जाएगी और उसके कहने से हमारी दुकानदार चालू हो जाएगी, जैसा अभी नितिन जी ने बताया, तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जिसके एक स्टैंप लगाने से हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं तय करती है? ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश सिंघल साहब आपका, नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि हॉलमार्क को लेकर इस वक्त क्या परेशानियां आप लोगों के सामने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर रहे हैं कुछ और कमोडिटी की जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बन सकता है। और अभी हम बात कर रहे थे अलग अलग गोल्ड की, सिल्वर की, लेकिन क्रूड में भी तेज गिरावट है। कच्चे तेल का मार्केट इस वक्त बीरेन जी आपको कैसा लग रहा है और क्रूड में क्या करना चाहिए? फिलहाल तो बेरिश मोड है इसका। ईरान US के बीच न्यूक डील की जो बात है उसके हिसाब से यहाँ सेल ऑफ आया है। थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन का सेल ऑफ भी आया है क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में वापस कोरोना तेजी से फैल रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान वहाँ पे। तो ओवरऑल इसमें मैं फिलहाल ऐसा लग रहा हूँ कि करंट लेवल पे सेल किया जा सकता है। क्रूड टारगेट 4550 के आसपास रहेगा, स्टॉप लॉस 4780 या 70 का रह सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी कि क्रूड में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। चलिए, अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अनुराग जैन का, मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जैन साहब, नमस्कार, पूछिए। नमस्ते सर। मैंने चना मैंने जून कॉन्ट्रैक्ट 5800 में खरीदा है और मस्टर्ड मैंने जून कॉन्ट्रैक्ट 7500 में खरीदा है। तो सर ये 10 जून तक ये भाव आ जाएगा? क्योंकि सर ये गले में अटक गया है सर, नींद नहीं आ रही सर। नहीं सोइए, ऐसी बात नहीं है, नींद लाइए बढ़िया से। अब ट्रेडिंग है, मार्केट में जब है तो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर इस तरह से तनाव लेकर आप ट्रेड करेंगे तो फिर तो कैसे आप लंबे समय तक ट्रेड कर पाएंगे। तो बहुत तनाव ना लें, ट्रेड ठीक तरीके से करें। जो एडवाइस आप लेते हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, उनकी राय को पूरी तरह से आप जांचें, परखें, मानें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो नींद फिर आएगी आपको। बताइए भाविक जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए, कैसे नींद आएगी? देखिए, चने में अगर मैं देखूँ देखिए, अगर चने में देखूँ तो अभी फिलहाल तो प्राइसेस स्टेडी है, मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा गिरावट आएगी। अगर जून कॉन्ट्रैक्ट 5100 के नीचे अगर क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है 4850 की। तो मैं उनको बोलूँगा कि 5100 के नीचे जब भी क्लोज आए तो आपकी पोजीशन निकाल लीजिए। और सरसों में देखें तो आज काफ़ी सारे ऑयल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, पर अभी भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा है। जब तक 6900 के नीचे नहीं जाता है तब तक ऊपर ही है। आई थिंक वापस उनको 7400 7450 का लेवल आ सकता है, तो वहाँ से एक बार अपनी पोजीशन निकाल लीजिए, क्योंकि उन्होंने जब भी पोजीशन ली थी वो टॉप पे ली थी, तो थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है। तो 6900 का स्टॉप लॉस से RM सीड में जून कॉन्ट्रैक्ट में बने रहे, 7450 के करीब आता है तो पोजीशन निकाल लीजिए। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर, मैं एल्युमिनियम और लेड में से किसी एक में पोजीशन बनाना चाहता हूं, तो उसमें कौन सी शॉर्ट की उचित रहेगी या लॉन्ग की उचित रहेगी? किसी एक में बनाना चाहता हूं, तो दोनों का विश्लेषण करके बताने का। बताइए बीरेन जी। सर जी, इसमें फंडामेंटली एल्यूमिनियम काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, तो मैं करंट लेवल से शॉर्ट प्रेफर करूंगा एल्यूमिनियम में। वॉल्यूम थोड़ा छोटा रहना चाहिए क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस वाइडर होगा 198 का,
और मेरा टारगेट भी थोड़ा वाइडर है, इनिशियली 188 और सेकंड टारगेट 182। ओके, प्रिया जैन इस वक्त हमारे साथ हैं, पूछिए। सर, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सोयाबीन किस भाव पे खरीदें और चने पे एडवाइस चाहिए। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सोयाबीन, हाँ ठीक है। बीरेन जी बताइए सर, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सोयाबीन किस भाव पर बाई किया जाए और चने में अभी क्या करना चाहिए। चने में थोड़ा पैनिक रहेगा फिलहाल, क्योंकि गवर्नमेंट शायद स्टॉक लिमिट लागू करेगी, ऐसी स्ट्रॉन्ग बातें हो रही है। ज़्यादा तो ये मुझे सेंटिमेंट का दबाव दिख रहा है। चना फिलहाल मैं स्टेबिलिटी के लिए वेट करूंगा। सोयाबीन 7100 के आसपास 7100 के आसपास बाई किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 6950 होना चाहिए और टारगेट 74750 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, गोपाल हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं चूरू राजस्थान से, पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी आज दिन में फुहार पड़ा है, बल्कि जी इसमें सवाल है, ये काफी समय से पड़ा है, तो अब क्या करें सर, इसमें तेजी होगा नहीं होगा, कितना स्टॉक बचा है इसका, भी बहुत ज्यादा है तो अभी निकल जाए सर। बताइए बीरेन जी, ग्वार में हाँ इनके पास स्टॉक है हाजिर का और जानना चाहते हैं कि निकाल दें या रखे रहें, क्या प्राइस आगे होने वाला है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अभी फिलहाल 4400 के बीच रहेगा। मेरा हल्का सा झुकाव सेल साइड ज्यादा रहेगा, इवन 43 के आसपास भी निकाल देना चाहिए। आइडियली सबसे बेस्ट पोजीशन इसमें हेज की है, यानी फिजिकल के सामने अगर फ्यूचर्स बेचा जाए तो हर महीने 50-60 रुपया ब्याज मिलता रहता है। ठीक है, राहुल हैं हमारे साथ दिल्ली से, पूछिए राहुल। हाँ जी सर, मैंने सर गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाह रहा था और उसके साथ साथ मैं गोल्ड के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शॉर्ट करना चाह रहा था, पर अभी थोड़ा प्राइस में आज गिरा है, तो क्या ये तरीका ठीक है अपना प्रॉफिट लॉक करने के लिए, जिससे कि मैं गोल्ड बॉन्ड में निवेश करके और उसके साथ कुछ उतने ही ग्राम्स में जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कर दूं, जून के कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कर दूं, तो क्या ये तरीका ठीक रहेगा। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जब गोल्ड बॉन्ड की आप बात करते हैं तो गोल्ड बॉन्ड आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब आप फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग है बेसिकली। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को हेजिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा टफ काम मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं एक्सपर्ट की क्या राय है। बीरेन जी आप जरा सुझाव दें कि गोल्ड बॉन्ड खरीद कर फ्यूचर में बेचना, इसको हेजिंग कहेंगे, मतलब ये कैसे समझाएंगे, इसको करना चाहिए इनको नहीं करना चाहिए। क्रॉस हेज है ये, डायनेमिक हेजिंग के हिसाब से ये करना चाहिए, खुद होमवर्क थोड़ा कर लेना चाहिए, बट मैं अगर होता तो मैं ये करता हूँ नॉर्मल वे में। नहीं बीरेन जी, ये इसका जवाब थोड़ा सा सर थोड़ा आप और डिटेल में दें सर। गोल्ड बॉन्ड तो 8 साल के लिए है सर, लॉक इन पीरियड 8 साल का है, तो 8 साल के इन्वेस्टमेंट को महीने 2 महीने के ट्रेड में हेज कर देना ये ठीक है क्या। गोल्ड बॉन्ड में तो उनको ब्याज भी मिल रहा है और उनकी फिजिकल एक्सपोजर लॉन्ग साइड की है। फ्यूचर्स में जो शॉर्ट है तो उसमें रोल ओवर का ब्याज बदला मिलेगा, उनको सिर्फ मार्जिन मैनेजमेंट करनी होगी, दोनों साइड से ब्याज आएगा, फ्यूचर की सेल में से ब्याज आएगा, फिजिकल में गवर्नमेंट ने जो कमिट किया है 2.5% का वो ब्याज आएगा, दोनों साइड से ब्याज आएगा, यानी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि करना चाहिए उनको, ये ठीक रहेगा कि गोल्ड बॉन्ड खरीद लें और गोल्ड को फ्यूचर में शॉर्ट कर दें, ये ठीक रहेगा, ये मुकम्मल स्ट्रेटजी है क्या। ये करना चाहिए बट विथ कैवियट के मार्जिन मैनेजमेंट में उनकी खुद की बारीक नजर होनी चाहिए। यस, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
भाविक जी आपकी पहली कॉल। जी, एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रैक्ट है वो करंट मार्केट प्राइस से बेच सकते हैं 194 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 191.70 का। ओके, आपकी कॉल बीरेन जी। मैं भी एल्यूमिनियम में ही सेल साइड जाना प्रेफर करूंगा। 193 195 के बीच कहीं भी एग्रेसिव ट्रेडर 193 के आसपास जा सकते हैं 195 पे, और कंजर्वेटिव ट्रेडर को 195 तक वेट करना चाहिए। ओवरऑल मैं भी बेरिश हूं। ओके, आपकी आखिरी कॉल भाविक। देखिए, सिल्वर जुलाई है वो मैं शॉर्ट करने की रिकमेंड करूंगा 7200 के करीब, 71,000 का टारगेट और 72,700 का स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक आपका और बीरेन वकील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।